मैंने 5 दिन की शादी अटेंड की है, मतलब एक ही शादी 5 दिन चली। से मुझे मत देखो। 5 दिन की शादी कोई है 5 दिन की शादी अटेंड की है? 3 दिन वाले भी भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि 3 दिन में दूल्हा दुल्हन और उसके आसपास के फूफा मामा परिवार के अलावा बाकी किसी का कोई रोल नहीं होता, एक ही काम होता था, खुश रहना, टांग खिंचाई, खाना, सोना और हंसना, इसके अलावा चौथा कोई काम नहीं होता। उस राष्ट्र में हैप्पीनेस इंडेक्स की ये दशा है कि हम लोग फिलिस्तीन से भी पीछे 126 नंबर। हम भारतीयों ने खुश रहना जब से अदरक वाली चाय हमने पीनी शुरू की है सुबह में। सुबह से अदरक जैसा चेहरा बना करके घूमे हो। अरे क्यों नहीं खुश रह सकते भाई? क्या समस्या आपके जीवन में? आपके खुश रह लेने में क्या समस्या? आप मुस्कुरा लोगे तो आपके क्लास के 60 बच्चे मुस्कुरा लेंगे, आपके 60 बच्चे मुस्कुराएंगे तो उनके 60 मतलब 120 पेरेंट्स मुस्कुरा लेंगे, 120 पेरेंट्स मुस्कुराएंगे तो वो जहाँ नौकरी करते होंगे वहाँ 1000 लोग मुस्कुरा लेंगे, मुंबई मुस्कुराएगा, पूरा महाराष्ट्र मुस्कुराएगा। हमने हंसना ही बंद कर दिया, ऐसा सीरियस चेहरा बना के जैसे पृथ्वीराज चौहान को इन्हीं को जाके लड़ना है। खत्म हो गई बात 1000 साल पहले। व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ के परेशान है जनता, कोई खतरे में है, मालदीव डूबने वाला है, 1 ही इंच ऊपर रह गया पानी। अरे भाई ये मैं 50 साल से जान रहा हूँ कि 1 इंच ऊपर है दरिया के पानी से, नहीं डूबने वाला, रहेगा। मोदी जी जब नहाएंगे उसके बाद हम जाएंगे। तब तक लक्षद्वीप से काम चलाएंगे। आप में से कितने लोगों ने वर्ल्ड कप फाइनल देखा था? सब। याद मत निकालो सर। 3 दिन डिप्रेशन में रहे। तो करेला उस पे नींद चढ़ा। मैं गांव का आदमी हूँ, 14 साल हॉस्टल में रहा हूँ। जो ही पता चल जाए किसी चीज से किसी को दिक्कत है, हम बार-बार उसको याद दिलाते हैं। बहुत अच्छा मैच खेला था हमारे खिलाड़ियों ने, फाइनल तो आहा मुझे वो अफ्रीका वाला कैप्टन बहुत अच्छा लगता था। अब याद है, वही बहुत बड़ी चीज है। मैंने तो कोशिश की तो पूरी हवा निकल गई, दूसरी बार भरनी पड़ी फिर से। और हमारे पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन आया था, क्या नाम? नंबर 1 बैट्समैन, बहुत अच्छा खेला लड़के ने। हमारे शर्मा जी का बेटा आप ही लोगों के यहाँ से। मुद्दा ये था नहीं, मुद्दा अब आया। जब हमने वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे थे, उसी के कुछ हफ्ते के आसपास में हमने एशियन गेम्स भी खेला, 107 मेडल जीते, 28 गोल्ड जीते। बस ये है, उनमें से कितने मेडलिस्ट के नाम हमको नहीं पता, ये चिंता का विषय है। 210 किलोमीटर पर घंटे स्पीड चला के दिन के 4 चालान कटाने वाला रोहित शर्मा हमको मालूम है, लेकिन हमारे 28 गोल्ड जीतने वाले हमारे स्पोर्ट्समैन हमको याद नहीं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि गुजरात कभी कोई न्यूज़ में दिखाते हैं इन लोग, हम देखेंगे ना। शायद नीरज चोपड़ा वर्ल्ड कप फाइनल के स्टेडियम में बैठा हुआ तो उसको कैमरा तक नहीं किया, क्योंकि हम देखते नहीं है तो दिखाएंगे नहीं। इट्स अ कॉमर्शियल वर्ल्ड, जो बिकता है वही दिखाता है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ सीधा। मुद्दा ये है कि हम स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट करें। मैं एक गुजराती पर्सपेक्टिव बोलता हूँ, हमारे हिंदुस्तान से वही आधे गुजराती मुंबई में रहते हैं। गुजराती माइंडसेट पिकअप गुजरात में आए हैं। जब मैं गुजरात से बाहर जाता हूँ, मैं ओरिजिनली गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, योगी मोदी का मिक्सचर। तो जब जाता हूँ तो बोलते हैं गुजराती इतने समृद्ध कैसे होते हैं। तो उनको बताता हूँ, देखो गुजरातियों की एक ही खासियत है, वो एक ही चीज में इंटरेस्ट रखते हैं और वो है नफो, प्रॉफिट, फायदा हो तो 25 सवाल, ऐसा कैसे हुआ, मैं करूँ तो कैसे होगा, अच्छा
वो पूरा जानने की कोशिश, और अगर उसमें फायदा नहीं है तो तुरंत साइड चेंज। ऐसा ना आपकी बात हो सकती है, आप ही कर सकते आप, और तुरंत साइड। गुजराती दे बिलीव इन स्ट्रांगली बिजनेस। मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद का जो मेरा मुद्दा है, अगर आप एशियन गेम्स में गोल्ड जीतते हैं तो कितना फायदा होता है? 2 से 3 करोड़। 20 की उम्र में 2 से 3 करोड़ रुपए। कैसा डील है? और अगर वो बंदा ओलंपिक में गोल्ड जीत गया तो नीरज चोपड़ा का आप अकाउंट देख लीजिए, ओलंपिक गोल्ड जीतने से पहले और जीतने के बाद सिर्फ 15 करोड़ का डिफरेंस है, सिर्फ 15 करोड़ का डिफरेंस है। मतलब एक गोल्ड ओलंपिक में 22 साल की उम्र में 15 करोड़ कमा के देती है, कौन सा करियर देने वाला बताइए? आखिर ये बात हमारी संतानों तक पहुंच क्यों नहीं रही है कि भाई स्पोर्ट्स में सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, इससे तुमको अनेकों विकल्प ही विकल्प हैं, पर ये बता पाने में हम लोग कहीं ना कहीं निष्फल। मेरा ऐसा मानना है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, इसको रिवर्स करते हैं। अगर स्पोर्ट्स प्रमोट होगा तो स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा तो हेल्थ बेहतर होगी, और ये तीनों अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर पर प्रेशर बनेगा, फर्टिलाइजर और केमिकल बिना का फ्रूट, वेजिटेबल और फूड ग्रेन्स हमको प्रोवाइड करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्र निर्माण यदि हमको करना है तो इन मुद्दों को हमको ध्यान में रखना होगा, और मैं धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। ऐसा मैं कई बार बोलूंगा। हम लोग मोदी जी के राज्य से हैं, आशा दिखाना हमारा काम है। और आशा ही विश्वास है। अभी हमने 31 दिसंबर को एक रॉकेट सैटेलाइट भेजा है, जो स्टार्स मर जाते हैं उनको स्टडी करेगा। तो जो फिजिक्स वाले कितने लोग हैं, फिजिक्स वाले, हाँ, तो वो समझे कि हमने ब्लैक होल स्टडी के लिए हमने भेजा एक्सपो, राइट। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जब चंद्रयान 3 ने लैंड किया तो चाय के गल्ले से लेके सुलभ शौचालय तक हर जगह पे इस पे चर्चा हुई। हमने चंद्रयान 3 पहुंचा दिया। मेरा प्रश्न ये है कि जो चर्चा चाय के गल्ले पर हुई, जो चर्चा नॉर्मल लोगों के बीच में हुई, सिमिलर चर्चा हम एकेडमिशियंस के बीच में भी हुई। हमारी चर्चा थोड़ी अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए थी? डॉक्टर सोमनाथ ने क्या एजुकेशन लिया है, उनकी करियर जर्नी क्या रही है, वो कैसे यहां तक पहुंचे कि आज दुनिया का सबसे सफलतम मिशन को अंजाम तक सही है गलत? सही। अगर ये डिस्कस हुआ होता तो मेरे क्लासरूम में, मेरे शहर से, मेरे राज्य से कल डॉक्टर सोमनाथ का रिप्लेसमेंट तैयार होता, कल डॉक्टर कल्पना का रिप्लेसमेंट तैयार होता। पर हमारी चर्चा कहां पे थी? पहुंचा कैसे? चंद्रयान 3 लैंड हो गया, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। माय कंसर्न इज हमारे चर्चा के विषय थोड़े से स्लाइटली चेंज होने चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं। आप में से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, टीवी वालों डराया 2 हफ्ते खूब, कोरोना फैल रहा, कोरोना फैल रहा है। आपको भी डराया गया होगा कि गुजरात में कोरोना का 2-4 आ गया है। भगवान जन हम लोग को कई बार बड़ौदा में फ्लड आता है, बाढ़, क्योंकि नदियां चारों तरफ हमने भर दी, तो थोड़ा भी पानी आता तो पानी बाहर निकल जाता है। तो लोग फोन करते हैं, तो फ्लड आया है। मैं बोलता हूँ हाँ, मैं ढूंढने जा रहा हूँ, कहीं दिखेगा तो मैं बताऊंगा। न्यूज़ वालों को सब, they are always great. The point is कि कोरोना के समय में हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, क्वारंटाइन, रेमडेसिविर, डोलो 650, एजिथ्रोमाइसिन, विलोय, याद आया लोगों को? याद है। भूल तो नहीं गए ना? तो चाइना वालों को फिर मैं बोलूं भेजूं, क्या हो कहीं बीजू मोकलो पाछू, हैं? इसलिए गुजराती में भेजेंगे ना। मुद्दा ये है कि अचानक कोरोना गया कहाँ? मतलब हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। क्या करवाया? वैक्सीनेशन। यहाँ पे बायोलॉजी के कितने लोग बैठे हैं? बायोलॉजी वाले मेरी बात से सहमत होंगे। एक वैक्सीन बनाने में सर लगभग 20 साल लगते हैं। अगर कोरोना का वैक्सीन बनाने में 20 साल लगा होता तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जो जाके आके फिर चले गए होते। कम से कम 3-4 बार श्राद्ध हो गया होता।
सही कि गलत? सही। 6 महीने के अंदर आपका वैक्सीन तैयार था और मोदी जी ने दाहिने हाथ में लगवा लिया था, राइट विंग वाले ने। तो उन्होंने दाहिने वैक्सीन आ गया और लग गया 6 महीने के अंदर। मुद्दा अब इसके बाद का है, जो काम 20 साल में होता है वो अगर 6 महीने में हुआ, मतलब एक दिन, एक घंटे, एक महीने, एक साल को उन्होंने कितने मिनट में कन्वर्ट किया, कितना परिश्रम किया होगा, तब जाकर के 20 साल का काम 6 महीने में तैयार हुआ। जिन लोगों ने काम किया वो 800 वैज्ञानिक थे, और उन 800 वैज्ञानिकों में से मुझे बताते हुए बड़ा खुशी होती है कि जब मार्केट में एक वेव चल रहा, माय लाइफ माय रोल, एक जीवन मिला है, एंजॉय कर लेना है, दूसरों की चिंता मैं क्यों करूं, उस समय उन 800 वैज्ञानिक ने मिल करके 20 साल का काम 6 महीने में किया, और 800 वैज्ञानिकों में से 700 लड़कियां थी। मेरा कंसर्न ये है कि ये बात हमारी संतानों तक कौन पहुंचाएगा कि बेटा इस परिस्थिति के लिए हमको तैयार रहना है। और आने वाला समय आपको मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, लड़कियों के कंधे पर बैठ करके सफलता की सारी सीढ़ियां हम लोग पार करने वाले हैं। लड़कों के भरोसे कोई चीज होने वाली है नहीं। आने वाले समय में भारतवर्ष और दुनिया लड़कियों के कंधों पर बैठ करके ही सफल होने वाली है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, पूरी मानव सभ्यता का उद्धार लड़कियां ही करने वाली है, लड़कों से कुछ होने वाला। क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे यहाँ गिफ्ट सिटी है गांधीनगर, गिफ्ट सिटी वाइब्रेंट चल रहा वहाँ पे, तो सरकार ने वहाँ गिफ्ट सिटी के अंदर लीगल कर दिया। गुजरात में तो ऐसे खुशी का माहौल हो गया जैसे मतलब जिनके अकाउंट में चमंजी नहीं वो भी खुश थे। अब हम पिएंगे। जैसे जो लोग जिंदगी में मुंबई से निकल करके पालघर और पुणे नहीं गए, वो भी मालदीव का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम मालदीव नहीं जाएंगे। पहले याद नहीं करें पुणे भाई। द कंसर्न इज वेरी क्लियर कि बदलाव तेजी से आ रहा है, और इस बदलाव में लड़कियों का रोल आप इतने से समझिए कि अग्नि 4, अग्नि 5 और जो अग्नि 6 हम टेस्ट करने जा रहे हैं, ये भी लीड मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया डॉक्टर तीसा थॉमस कर रही है। मतलब दवा वो बनाए, वैक्सीन वो बनाए, हथियार वो बनाए, राफेल वो उड़ाएं, तो हम क्या करेंगे? गाने गाने में केसर, चरणों में हम पिएंगे, टुल रहेंगे। हम लोगों ने हमारे जीवन की परिभाषा, पुरुषों, डॉक्टर मित्तल करके हरियाणा में हैं, उन्होंने एक भैंस के टिश्यू से 20 भैंसें पैदा कर दी, और सारी 20 की 20 फीमेल है, गारंटी, एक भी मेल पैदा नहीं होगा। अब मेल भैंसों का रोल भैंसों की दुनिया में समाप्त हो रहा है। भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर मित्तल को पद्धति मिली है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और स्टडी करें, धीरे धीरे टेलीविजन में ऐड आएगी, कितने पुरुष धरती पर बचे हैं, और इनको बचाना औरतों का जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके पुरुष ऐसा दिखता था। अब मैं बात खत्म करूं। आप लोगों ने जो आपके पास मटेरियल आया होगा, मितांशु भाई ने जो दिलवाया है, हर जगह पर A++ लिखा होगा कई जगह। तो कई बार समझ में नहीं आता है कि A++ बड़ी मतलब है क्या। आपको बताऊं, मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, चिंता मत करिए। तो हमने जब स्कूल में जब 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड में देने जाते थे, तो उसमें कई क्वेश्चन के आगे लिखते थे IMP। फिर जब वही क्वेश्चन 2-3 जगह दिख जाता था, लिखते थे V.IMP। फिर जब बहुत हम खुश होते थे तो कई क्या VIMP, और हम खुश हो जाते थे, हाँ अब यही बोर्ड में आने वाला है। तो ये A++ ऐसा ही कुछ है। भारत सरकार ने एक क्राइटेरिया तैयार किया, और क्राइटेरिया इस पे आधारित है कि दुनिया की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को ध्यान में रख के आपके यूनिवर्सिटी में एजुकेशन क्या हो रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी बीच में भारत और कनाडा का एक
छोटा सा शांत युद्ध हुआ, शीत युद्ध, राइट। उस युद्ध में हमको पता चला कि भारत से कितने हजार विद्यार्थी कनाडा जाते हैं और उसके नाते कितना सारा पैसा विदेश चला जाता है। ये पहली बार हमको पता चला, इतना बिलियन हमारा पैसा जाता है। हमने 2012 में इस पर डिस्कशन शुरू किया था। गुजरातियों का ये फायदा है, पैसा उनको पहले दिखता है। हमने देखा एक व्यक्ति जब विदेश जाता है तो कम से कम 35 लाख रुपए भारत से विदेश लेकर जाता है, और अगर 1 लाख लोग विदेश गए तो 1 लाख गुणे 35 लाख, मतलब आप समझ गए कितना रुपया हमारा विदेश गया। कई लोग बोल सकते हैं सर लौट के भी तो आता है। भाई जब आता है तब आता, अभी तो गया मेरा कैश तो हमारे सामने भी चिंता का विषय था और हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला। द सोल्यूशन वाज कि जो जा रहा है उसको तो रोक नहीं सकते, जाते को कौन रोक पाया है, पर हम साइकिल पूरा तो कर सकते हैं। तो हमने सोचा कुछ दुनिया के देश ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि उनका एजुकेशन हमसे अच्छा है, तो हमारे बच्चे वहां जा रहे हैं। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश होंगे जिनका मानना है कि हमारा एजुकेशन उनसे बेहतर है, तो उनको यहाँ लाओ। अब एक विदेशी बच्चा जब भारत में पढ़ के जाता है तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए भारत की इकोनॉमी में डाल के जाता है। आप जिस कैंपस में बैठे हैं यहाँ 4,500 विदेशी बच्चे पढ़ते हैं। पिछले 10 साल में हमने इस नंबर को 4.5 तक पहुंचाया। 4,500 गुणे 15 लाख रुपए भारत की इकोनॉमी में हम वैल्यू एडिशन करें। अगर इनका संतान इनके स्कूल में पढ़े, इनका उनके में पढ़े, तो आप मनी रोटेशन कर रहे हैं। लेकिन जब एक अफ्रीकन आके यहाँ पढ़ता है, जब यहाँ पे कोई भूटान से आके पढ़ता है, जब यहाँ बांग्लादेश से कोई आके पढ़ता है, तो मैं फॉरेन करेंसी फॉरेक्स ला करके ऐड कर रहा हूँ कहाँ पे, मेरी करेंसी देश की इकोनॉमी में। ऐसे हमने अनेकों इनिशिएटिव्स लिए। सरकारें जहाँ आज सोच रही हैं, हमने 5 साल पहले वो काम शुरू कर दिए थे। कई तो दूसरे लोग ऐसे हमको देखते थे, आप लोग क्या कर रहे हो, हम बोले थे हम क्या नहीं कर रहे हैं, हमको मालूम है कि क्या होने वाला है। आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी G20 की मीट थी, उसमें दुनिया के अधिकतर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स आए थे। इटली वाली मैडम भी आई थी। जहां पर हमारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट खड़े थे, पीछे उन्होंने नालंदा का फोटो लगाया। सरकार ने मैसेज साफ दे दिया कि हम आने वाले समय में ग्लोबल एजुकेशन हब बनना चाहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस जितना हो सके उतना विदेशी बच्चे अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में लाएं, ताकि हम एजुकेशन टूरिज्म नहीं, एजुकेशन हब बने। पर इसके लिए करना क्या होगा, इसलिए NEP 2020 में अंग्रेजी को फॉरेन लैंग्वेज में न डालकर फॉरेन लैंग्वेज सरकार ने इंक्लूड करवाया, ताकि हम हमारे स्कूल में अगर 50 टीचर हैं तो कम से कम 60 देशों की भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे स्कूल में हो, मतलब 60 देश के बच्चे हमारे स्कूल में आ सकते। पर चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मेरे स्कूल में, मैं मुंबई में स्कूल चलाता हूं और मेरे स्कूल में तमिलनाडु से बच्चा आके ना पढ़े, मिजोरम से आकर के ना पढ़े, बंगाल से आके ना पढ़े, केरल से आकर के ना पढ़े, उत्तर प्रदेश बिहार से आकर के ना पढ़े, तो मैं विदेश के बच्चे कहां से लाऊंगा। पहले मेरे अपने देश के बच्चे आकर के मेरे यहाँ पढ़े, मैं उसका माहौल बनाऊं। मेरे पास हर साल 3,000 से ज्यादा बच्चे आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला से आते हैं। हमने पहले अपना बेस मजबूत किया। भारतवर्ष का ऐसा कोई जिला नहीं जहां से हमारे पास बच्चे नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमने स्टूडेंट्स लाए। तो पहले अपने देश, उसके बाद विदेश। हमने दोनों लेवल पर काम किया। मेरा NEP 2020 में जब सरकार ने पॉलिसी बनाई तो उसमें ये भी है कि हम मल्टीपल भारतीय भाषाएं सीखें। मेरे स्कूल में तमिल जानने वाला, मलयाली जानने वाला, बंगाली जानने वाला, हमारे स्कूल में आसामी बोलने वाला क्यों लोग न हो। हम क्यों आपस में इंटरनल भाषाएं न सीखें। पर हमारे देश के दुर्भाग्य तो इतना बड़ा है, एक अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है, एक मराठी पढ़ाता है, दोनों साथ आते हैं स्कूल में, साथ बैठते हैं, साथ चाय पीते हैं, साथ जाते हैं, 20 साल साथ रहते हैं। मराठी वाले को अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी वाले को मराठी नहीं आती। सही की गलत? हमने कभी
क्वालिटी लर्निंग की तरफ हम आगे जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो जिस दौर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इस दौर में जो सबसे बड़ा काम है और वो काम है कि कैसे हम अपने लर्निंग को डेवलप करें। जो सीखेगा वही टिकेगा, जो चलेगा वही चलेगा, जो चलेगा वही चलेगा, जो चलता है वही चलता है। चलना शुरू करना है और नया सीखना शुरू करना है। अब मैं लास्ट पॉइंट बोलूं उसके बाद। अभी एक स्टेटमेंट दिया हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति ने। आप सब लोग क्लासेस चलाते हैं, आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो तो मेरे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं कि आप ये क्या बोलना चाहते हो। जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष को सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड दिया, दैट इज आईटी सेक्टर का, जिनकी पत्नी उनसे ज्यादा ही रिस्पेक्टेड एंड कम नहीं है, इन्फोसिस सुधा मूर्ति, एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति। कितना जल्दी गेस कर लिया आप लोगों ने। ऐसे देश में कपल दुनिया के इतिहास में शायद ही होंगे जहां पति पत्नी दोनों को उतना ही जाना जाता है दुनिया में, और दामाद को उतना ही जाना जाता है। ऋषि भाई, द पॉइंट इज नारायण मूर्ति ने पॉडकास्ट में कोट कर दिया, और कोट करने के पीछे का कारण था क्योंकि पिछले 70 सालों में हमने बहुत सारी मेहनत की। उसमें से एक मेहनत है आबादी हमने 142 करोड़ पहुंचे, और उत्तर प्रदेश बिहार का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, हमने ज्यादा मेहनत की। 142 करोड़ जब आबादी पहुंची तो न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आया, नाउ वी आर नंबर 1। हम बड़े खुश हुए, कहीं तो नंबर 1 पहुंचे। दूसरे दिन जो नंबर 2 पे पहुंचा था उन्होंने पेपर में छपवाया, ग्लोबल टाइम्स में, एंड दैट इज चाइना, कि नंबर 1 तो हो गए ठाकुर, 142 करोड़ पैदा तो कर लिया, पर कंपटीशन वहां करो ना जहां करना चाहिए। कंपटीशन एस हमारे पास 142 करोड़ का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 76% वर्कफोर्स है। तुम्हारी क्या दशा है ठाकुर? और हम जब पलट कर देखते हैं तो हमारे यहाँ सर 5 days in a week कैसा रहेगा? So many companies nowadays they're offering up 6 hours in a day. They're offering 2 hours to sleep during the noon after lunch. ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम लेकर के आ रहे हैं। हमारे अगली पीढ़ी श्रम करने को तैयार नहीं है। नारायण मूर्ति कहते हैं इस देश के युवाओं को 70 घंटे पर हफ्ते काम करने की आवश्यकता है। आप में से जितने लोग बैठे हैं, आप में से कोई है जो 70 घंटे से कम काम करता है पर हफ्ते? देश का कोई भी बिजनेसमैन जो 70 घंटे से कम काम करता हो? मितांशु भाई, आप 70 घंटे से कम हफ्ते में काम करते हैं? अगर करते हैं मैं बता दूं उनको। द पॉइंट इज ज्यादा ही है, कम नहीं है, क्योंकि तो संडे भी नहीं मिलता है। द पॉइंट इज 70 आवर्स इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि अगर इस 142 करोड़ लोगों को आने वाले समय में बेहतर भोजन की व्यवस्था रखनी है तो इनको काम करना होगा। क्योंकि अगर आज आप यंग हैं तो कल आप सबसे बड़े बूढ़े देश भी बनेंगे। जब ये यंग थे तो मुश्किल से खींच के 4 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं। जब ये बूढ़े होंगे, 1 घंटे भी काम ना हो पाएगा तो देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी हम सब जान रहे हैं। लूट पाट, चोरी डकैती, हम पूरे देश को बर्बाद करके बैठ जाएंगे। इन युवाओं को वर्कफोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस पर चिंतन करना हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा दायित्व है। और अगर कर पाने में हम फेल होते हैं तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हमारा बुढ़ापा हमारे पूर्वजों के सारा इतिहास उठाएं, सबसे बदतर बुढ़ापा हम लोग जीने जा रहे हैं। क्योंकि आबादी तो बढ़ा दी, खाना कहां से आएगा? द कंसर्न इज वर्कफोर्स तैयार करना, यह हमारा सबसे बड़ा काम है और मुझे विश्वास है हम लोग ये काम कर पाएंगे। अब मैं लास्ट एक पॉइंट बोल दूं, उसके बाद बात खत्म करूंगा। इस देश में और दुनिया में आपने अमानवीय कृत्यों की एक पूरी बाढ़ देखी है। नाजिज ने 60,000 यहूदी को जिंदा, 60 लाख यहूदी को जिंदा जला दिया। जापानीज ने जब चाइना पे हमला किया तो 7 लाख लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। ऐसे इतिहास में अनेक कोई इतिहास में अगर बात खत्म हो जाती तो मैं भूल जाता। 1947 में भूल जाऊं, 1990 में भूल जाऊं, सब भूलने को तैयार हूं, पर 2022 कोरोना हम नहीं भूल सकते।
क्योंकि जिन्होंने कोरोना बनाया था आपकी और मेरी स्कूलों कॉलेजों से पढ़े हुए लोग हैं, और आज भी अलग अलग लेबोरेटरी में बैठ के ऐसे वायरसेस बना रहे हैं जिससे आने वाले समय में आपके और मेरे दरवाजे पे मौत का तांडव हो। एक बात था, डॉक्टर छोटा पैदा हो तो चलेगा, इंजीनियर थोड़ा छोटा रह जाए तो चलेगा, अकाउंटेंट थोड़ा छोटा रहे तो चलेगा, आर्किटेक्ट थोड़ा छोटा रह जाए तो चलेगा, बिजनेसमैन थोड़ा छोटा रह जाए तो चलेगा, मानवता छोटी नहीं रहनी चाहिए। अगर ह्यूमन वैल्यूज हम इंस्टॉल करने में फेल होते हैं तो कल आप और हम भी कहीं जमीन में गाड़े जा रहे होंगे जिंदा। इतिहास प्रमाण है 2022 और 2023 में मणिपुर और हमास बहुत ज्यादा दूर नहीं है। घटनाएं आपके आंखों के सामने हैं। मैं चाहता हूं कि हमको मानवता कैसे इंस्टॉल हो अगली पीढ़ी पे, इसके ऊपर डिस्कशन हो। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, किसी भी तरह के कोर्स कराएं, 5 मिनट 7 मिनट हम वैल्यूज को लेकर के हमारे बच्चों को हम डिस्कस करें। मुझे मानना है मेरा कि ह्यूमन वैल्यूज आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो बड़ी तेजी से खत्म होता जा रहा है। कितने मेरी बात सच है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यान्ति देवता देवानि यान्ति पतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यो जिनोपि माम। हे अर्जुन, जो कि देवताओं को फॉलो करते हो देवताओं जैसा बनते हैं, जो अपने माता पिता को फॉलो करते थे माता पिता जैसा बनते हैं, जो किसी नेगेटिव एलिमेंट किसी विलन को फॉलो करते हैं उनके जैसा बनते हैं, लेकिन जो अपनी आत्मा को मजबूत करता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। अपनी आत्मा कैसे मजबूत करे, वो बच्चा स्वयं अपना डिसीजन मेकर कैसे बने, क्या सही है क्या गलत है उसको ऑन द स्पॉट कैसे समझ में आए, ये निर्णय शक्ति बिल्ड करना ये हम एकेडमिशियंस का काम है। चाहे एंजॉय प्रोसेस हमसे छूट जा रही है। आप ऐसे कितने लोग गांव से हैं, गांव में रहे हैं, वही लोग मेरी बात समझ पाएंगे। इसके बाद वाली जो शहर के लोग होते हैं तो पूज्य होते हैं, प्रातः स्मरणीय होते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं और मैं गांव के लोगों से बात करता हूं। कईयों को ऐसा होगा कि पवन बात करना तो बड़ा आसान है जो भाषण दे रहे थे आप। हम सब माइक के लाल नहीं हैं, माइक के लाल हैं। हम भी करना बहुत मुश्किल है। बिहेवियरल चेंज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं एक आपको बिहेवियरल एस्पेक्ट बताऊंगा, उसके बाद बात को समाप्त करूंगा। जो लोग गांव से समझ पाएंगे, पहले गांव में बारिश के सीजन में पूरा गांव चारों तरफ पानी से भर जाता था। बचती थी सड़कें। सड़कें दो तरह के काम आती थी, एक आने जाने के लिए और एक सुबह शाम जाने के लिए। याद है? गांव वालों, शहर वालों को समझ में नहीं आया। अब मैं आता हूं मुद्दे। 2014 में हमने गुजरात से एक चीफ मिनिस्टर को भारत का प्रधानमंत्री बना के दिल्ली भेजा। भाई बोल के गए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 15 अगस्त 2014 को उन्होंने अनाउंस किया लाल किले से, न जाऊंगा न जाने दूंगा। सोच, जो ही भाई ने अनाउंस किया, मैंने कहा ये क्या है। 55 करोड़ भारतीय, खास करके रूरल, ट्राइबल, रिमोट एरिया के लोग खुले में शौच, बीघो जमीन, बड़ी जमीन, खुला आसमान, आप समझ रहे हैं बातों को, खुली वादियां। अब वो उस हवा उजास के साथ वो आनंद लेते थे। अचानक भाई ने बोला कि 2 मीटर वाले कक्ष में आपको जाना है। ये समझाना कितना मुश्किल था वही समझ सकता है जो गांव से आता है। अब मुद्दा इसके बाद का था। मुद्दे की बात यह है कि 2022 आते आते न कहीं पे पुलिस डिप्लॉय हुई, न लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास हुआ, न किसी गांव में लाठीचार्ज हुआ, न कर्फ्यू लगा, न किसी के घर पे चलान आया कि 2 बार आपका फोटा खींचा गया है। ऐसा कोई घटना देश में नहीं हुई। उसके बावजूद भी भारत 98% ओपन डेफेकेशन फ्री राष्ट्र हो गया। ये हुआ कैसे? जो बिहेवियरल एस्पेक्ट हजारों लाखों वर्षों से हमारे डीएनए आरएनए सब में घुसा हुआ था, वो अगर चेंज किया जा सकता है तो 10 साल से अगर बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ गई तो नहीं चेंज की जा सकती है। अगर पिछले 10-15 सालों में कोई बिहेवियरल गड़बड़ आ गया तो नहीं बदला जा सकता। सब कुछ संभव है बात करके। अगर ये संभव था तो सब कुछ संभव। क्योंकि देश में अगर किसी चीज का सबसे बड़ा स्कोप है तो वह टूरिज्म का। और जब हमने दिल्ली गुजराती भेजा तो मैंने पहले बताया था नफो। फायदा ना हो तो बंदा पैसा 17,000 रुपए हर घर को क्यों देगा। हम लोग जितने लोग अधिकतर सीनियर बैठे, जब लोग कॉलेज में थे तो हम लोग डिबेट में पार्टिसिपेट करते तो उसमें होता था कि विदेशी जब टूरिस्ट भारत आते हैं टूर पे तो हमारे विजिट का फोटो खींच के जाते थे। याद है? भाई ने पहले सोचा कि टूरिस्ट बुलाने से पहले उनका ये कैमराबाजी बंद करवाओ। अब
टूरिज्म को भारत सरकार ने जिस लेवल पे प्रमोट किया, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहीं पे सरदार पटेल का स्टेच्यू है, जाने वाले हैं? जाके आ गए। जाके सरदार पटेल का स्टेच्यू जब हमने बनवाया था 2900 करोड़ में, तो बहुत सारे लोग 2900 करोड़ रुपए वेस्ट हो गया। कई लोगों तो बहुत मैथमेटिशियन थे देश में, उन्होंने बताया कि अगर 2900 करोड़ को एक एक आदमी को बांटा गया होता तो 1-1 करोड़ एक एक आदमी को मिलता। भगवान ने किसने कहां से इन्होंने कैलकुलेशन गिना है? 2900 करोड़ को आप 130 करोड़ से डिवाइड करो तो 1-1 करोड़ आएगा लोगों के हिस्से। पर भाई लोग वो भी दिए जा रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हर साल 300 करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म से कमाता है। 300 करोड़ एवरी ईयर। इंटरेस्टिंग पार्ट इसके बाद है, इसको बनाया आपके मुंबई की कंपनी एल&टी ने एयर नाइट की लीडरशिप में। अब इसके बाद का इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ना वहाँ कोई मंदिर है, ना कोई धार्मिक स्थल है, ना कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, ना वहाँ पे कोई लड़ाई हुई, ना वहाँ पे कोई किला है, ना वहाँ कोई महल है, ना वहाँ किसी भगवान ने वहाँ पे अवतरण लिया, ना कोई भगवान का वहाँ पे प्रयाण हुआ। वहाँ पे कोई ऐसी कोई घटना दुनिया में नहीं हुई है। उसके बावजूद भी 300 करोड़ रुपए कमा करके जगह दे रही है। आप टूरिज्म का स्कोप तो देखो कितना बड़ा देश में, इतना बड़ा टूरिस्ट राष्ट्र, और इसको हम लोगों ने बंद करके रखा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में टूरिज्म हम कैसे और बेहतर करें, उसके लिए मल्टीलिंगुअल सोसाइटी तैयार करें, ऐसे लोग तैयार करें जो हॉस्पिटैलिटी के लिए कुछ भी करने। अतिथि देवो भव, हमारे पूर्वज बड़े इंटेलिजेंट थे, उनको पता था कि टूरिज्म डेवलप करना है तो अतिथियों को भगवान बनाना पड़ेगा। अगर वो भगवान न बनेंगे तो टूरिज्म डेवलप नहीं होगा। द पॉइंट इज, इस परंपरा को हम कैसे लेकर के जाएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने के पर एक छोटा सा मैं टेस्ट चाहूंगा। नोटबुक और पेन आपके पास होगा, मैं चाहूंगा नोटबुक और पेन निकालें। आपका दे देता हूं। एक छोटा सा टेस्ट, ये किताबों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं फट से भागता हूं। रेडी? सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 2-2 सेकंड पर क्वेश्चन जाएंगे और उसके बाद मजे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको जो ऑप्शन सही लगता है ABCD में से ऑप्शन आपको लिख लेना है। When do you suppose ABCD जो आपको सही लगे। decision? Sir, सही। मुंबई वालों को हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। When you are supposed to take a tough decision, do you enjoy pressure? How frequently? अच्छा, आप लोग से कितने लोगों को गुस्सा खूब आता है? बस शीर्षासन शुरू करिए, ब्लड सप्लाई शुरू, क्रोध समाप्त। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 21। डन। Jordan. ये ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं है, तुक्का है। Side is 6. जॉर्डन नाम का, जॉर्डन कोई भी हो सकता है, जॉर्ज हो सकता है, जयेश हो सकते हैं, जयराम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। आप बॉक्सर हैं, आपके हिसाब से कितना वजन होना चाहिए? 50 किलो से कम, 60 किलो से कम, 75 किलो से ज्यादा, 75 किलो से कम। Under 6. आप ऐसे कितने लोग चीजें भूल जाते हैं रखने के बाद? कोई नहीं। अभी मैं ही उठा मैंने बीच में के कहीं पे पूछा था तो वो लोगों ने हाथ उठाया, तो मैंने कहा बादाम खाइए, तो बोले हम बादाम भिगोने के बाद भूल जाते हैं। करके मिल जाते हैं, कल रखते हैं। तो अब मैं एक ही ऑप्शन देता हूँ कि अपना एड्रेस अपने पॉकेट में हमेशा रखें। इस पेड़ का किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपको गिनना है कि इसमें कितने चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। आज का बड़ा रिस्क है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डन। See. मार्क योर आंसर प्लीज। नाउ आई एम अबाउट टू क्लोज। How many hours? जनरली आप कितने घंटे पर नाइट सोते हैं? Not fixed. ऑप्शन इज फिक्स नहीं है। 8 घंटे से कम, 8 घंटे से ज्यादा, 8 एवरेज 8 घंटे। इसके बाद के क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं, तो मैं चाहूंगा कोई कुछ बोलेगा नहीं। पेपर फोड़ने का काम हमने सरकारों को दिया हुआ है। What was the first question of the quiz? About a आपकी याददाश्त के ऊपर है, आपको जो सही लगता है आप लिखें। हाँ, 8 हो गया। Decision making.
और पीछे और ऐसा समझ गया। मेरे भी मुंबई का दोस्त हैं और सबसे बड़े तुम्हारे पास मितांशु ही है। डन। Shall I? This is the last question. I mean last question. जो अंग्रेजी वाला बैठा होगा तो बोलेगा कि ये कौन सा सुपरलेटिव डिग्री हुई भाई, लास्ट टेस्ट वाला। डन। अब आप अपना नोटबुक बंद कर दिए, मार्क्स में आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अपने सिर्फ इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर 1 से 11 है तो सेंसिटिव, 12 से 22 है तो परसिस्टेंट, 23 से 33 है तो कॉशियस, 34 से 40 है तो बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट वन। जो मैं आपको बोल रहा था हैप्पीनेस इंडेक्स, हर परिवार, समाज, राष्ट्र, हर जगह पे 1-2% ऐसे लोग होते हैं जिनको खुश रहना आता है और दूसरों को खुश रखना आता है। वो हंसने में विश्वास करते हैं, खुद सुबह के सबको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, आज तो आप बिल्कुल अलग लग रहे हो, कुछ खास है क्या? ये विश गुड मॉर्निंग टू द बिलीव इन हैप्पीनेस। ये वो लोग हैं जिनको सबका बर्थडे याद होता है। रात को 12 बजे मैसेज उनका आ जाएगा, 1 महीने पहले से, सर आपकी तो बेटी का अगले महीने बर्थडे आ रहा है, क्या पार्टी? बेटी का बर्थडे उनको याद है, यहाँ पे सब टेंशन में है, अगले महीने है। मतलब हमको याद नहीं होता, उनको एनिवर्सरी, बर्थडे सब याद होता है। मुंबई में कौन सी एरिया में कौन सा नया रेस्टोरेंट आया, कहाँ पिकनिक के लिए जा सकते हैं, कौन सी जगह पे, इनको सब पता होता है। They are the people who believe in living life and allowing others to live. अगर आपके आसपास हैं तो आप भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। ये है तो कोई क्रीम की आवश्यकता घर में नहीं है, अपने आप चेहरा लोगों का मुस्कुराता रहेगा, स्टाफ रूम में मुस्कुराता रहेगा। इनका लफड़ा सिर्फ एक है, ये बहुत जल्दी डिसहार्टेंड हो जाते हैं, हृदय भंग हो जाता है, दिल टूट जाता है, छोटी छोटी बात, इमोशनल होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना होता है, सुबह 8 बजे, दोपहर को 1 बजे, शाम को 6 बजे। मुंबई के लोग थोड़ा लेट उठते हैं तो सुबह 9 बजे, दोपहर को 2 बजे, शाम को 7 बजे। आपको सिर्फ इनको एक लाइन बोलनी होती है, थैंक यू, आप हैं, बहुत अच्छा है। उन्होंने कोटी पहनी, सर क्या कोटी पहनी आपने, बाल कटवाए, सर इस बार तो आपने लगता है नई स्टाइल से हेयर कटिंग करवाई है, अच्छे लग रहे हैं आप। आप बस एक बार सिर्फ एक लाइन अच्छा बोल दीजिए, उनको रॉकेट बने खुद ही घूमते रहेंगे। दे नीड अप्रिसिएशन, they need recognition, they need attention, that's it. उनको बाकी कोई चीज की आवश्यकता नहीं। They are blessing in any organization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये जो लोग होते हैं, चाहे परिवार हो, समाज हो, एरिया, ये जो है क्वालिटी मेंटेन करते हैं, ये ढूंढते हैं इंप्रूवमेंट का स्कोप। महाभारत के विदुर हैं। जैसे अगर आपके इंस्टीट्यूट में 8-10 टीचर्स पढ़ाते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। मान लीजिए इस ग्रुप में किसी ने कोई अपडेट डाला और एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो भाई उसका लेंगे स्क्रीनशॉट, यस, मिस्टेक को करेंगे राउंड और सबको भेजेंगे। ऐसे तो टीचर्स अपने यहाँ वो हमेशा सिस्टम में विश्वास करते हैं। जब बिलीव कि आप अपडेट डाल रहे हो तो आप 5 बार पढ़ो, लेकिन इनकरेक्ट लिखने के राइट्स आपके पास नहीं है। They believe in system, they believe in discipline, they believe in professionalism. For them, organization comes first, relation comes second. They're very good people, लेकिन चाहे अनचाहे इनको विलन मान लेते हैं। इन्होंने हमारी चुगली की है, and ये लोग हमारे जीवन से हटते हैं, हमारी लाइफ से डिसिप्लिन कम हो जाता है। They are भयभीन होत ना प्रीत। ये है ग्रुप में तो अपने को डर बना रहता है, एक ग्रुप में है, बस देख करके डाल। पहला वाला आपको चाहिए तो स्लाइड ही भेज दूंगा प्रभु, मेरा इसमें कुछ व्यक्तिगत नहीं है, इसमें कुछ पर्सनल नहीं है। दिस इज, यहाँ बैठा लगभग 80 से 85% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये जैसे शरीर में खून है, वैसे हर समाज, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग होते हैं। ये हमेशा नए नए तरीके ढूंढते हैं कैसे बिजनेस इंप्रूव किया जाए, क्या नया एक्सपांशन किया जाए। यही लोग हैं जो ड्रीम 11 पे टीम बनाते घूमते हैं। यही जो है शेयर मार्केट में किसका मार्केट गया जा रहा है, किसका आने वाला है, सब इनका डिस्कशन चल रहा होता है। ये वही लोग हैं जो नए नए बिजनेस आइडियाज आकर के